गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ डिस्कस द कार्डिक एमरजेंसीज। और कार्डिक एमरजेंसीज के अंदर है, फर्स्ट है कि कार्डिक एमरजेंसीज क्या चीज़ है। तो कार्डिक एमरजेंसीज के बारे में कि कार्डियोवैस्कुलर एमरजेंसी आर लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स दैट मस्ट बी डायग्नोस्ड क्विकली टू अवॉइड द डिले इज ट्रीटमेंट एंड टू मिनिमाइज द मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट्स। यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स की एमरजेंसीज है वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, यानी जानलेवा हो सकती है। इसीलिए इसका डायग्नोसिस है वो तुरंत होना चाहिए और इससे क्या हो सकता है कि कम से कम मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट हो। अगर इसमें किसी तरह का कोई डिले होता है या लेट करते हैं तो वहाँ पर अपन किसी की जान को गंवा सकते हैं, इसीलिए इसमें किसी तरह की कोई देरी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट में प्रेजेंट विथ ए स्क्वीज सीवियर हाइपोटेंशन, चेस्ट पेन, डिस्टीमिया, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। अगर पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, पेशेंट अपने को कंप्लेन करता है कि उसकी बीपी अचानक गिरती है, चेस्ट पेन हो रहा है या डिस्रिथमिया है या कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो रहा है, तो अपने को तुरंत है उसको लाइफ सपोर्ट देने की आवश्यकता है, उनको ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। हो सकता है उसके किसी तरह की कार्डियक डिजीज हो। नेक्स्ट है इसके अंदर शुड द क्लाइंट बिकम अनकॉन्शियस। जब पेशेंट है वो बेहोशी की हालात में हो तब अपने को चेक करना चाहिए, जांच करना चाहिए क्या एयरवे, ब्रीथिंग, श्वास है या फिर सर्कुलेशंस है, उसकी पल्स वगैरह चल रही है या नहीं चल रही है। और विथ ए एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ऑफ नेसेसरी, और अपने को एडवांस उसको जो लाइफ सपोर्ट है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट है एंजाइना। इसके अंदर फर्स्ट डिजीज थी वो अपन ने बात कर रहे थे अपन एंजाइना पेक्टोरिस की। तो एंजाइना पेक्टोरिस है वो, जो एंजाइना पेक्टोरिस शब्द है वो फ्रेंच भाषा का था और उसका लैटिन वर्ड था, उसका अर्थ था स्ट्रेचिंग और चेस्ट पेन। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि जो मान लो एंजाइना है, एंजाइना का मतलब ही क्या होता है, चेस्ट पेन होना होता है और डिस्कम्फर्ट होना होता है, किसके अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है एंजाइना इज सिम्टम्स ऑफ कंडीशन कॉल्ड द मायोकार्डियल इस्चीमिया, और ये जो सिम्टम्स होता है वो मायोकार्डियल इस्चीमिया का होता है। इसके अंदर नेक्स्ट है दिस यूजुअली हैपन बिकम मोर वन और मोर। ये ऐसा घटित हो सकता है एक कोरोनरी आर्टरीज या उसकी कोई ब्रांचेज ब्लॉक हो जाए या नेरो हो जाए उसकी वजह से। और इस्चीमिया का मतलब यही है कि जो सफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है वो नहीं हो पाती, जिसको अपन इस्चीमिया कहते हैं। अब बात करते हैं कि कोजेज की, कि कोजेज कौन कौन से हो सकते हैं। कोजेज एंड रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो कोजेज और रिस्क फैक्टर के अंदर भी है कि मेन है वो 40 से ऊपर और वुमेन है वो 55 से ऊपर चला जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट, शाल्ट एरोटिक वाल्व डिजीज रही हो, एथेरोस्क्लेरोसिस रहा हो या पल्मोनरी हाइपरटेंशन रहा हो। अगर ये डिजीज़ उनके होती है या इस तरह की कोई शिकायत होती है तो उसके एंजाइना पेक्टोरिस होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है, या फिर उसकी किडनी या थायराइड डिजीज़ रही हो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है साइन और सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स में भी यही है कि उसके हैवीनेस है, ब्रीथिंग्स है, इचिंग एक्रॉस द चेस्ट, चेस्ट के ऊपर इचिंग हो, और ये जो पेन है वो यूजुअली स्टार्टिंग होता है बिहाइंड द ब्रिस्ट बोन, ब्रिस्ट बोन के पीछे से, और दिस पेन ऑफ्टन स्प्रेड टू, और ये है वो दर्द जैसे मान लो कि बाद में फैल जाता है नेक के अंदर, गर्दन में, जबाड़ों में, आर्म में, शोल्डर्स में, थ्रोट में, बैक में और इवन द टिथ तक फैल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पेशेंट में आल्सो कंप्लेन सिम्टम्स इंक्लूडिंग द पेशेंट है वो जिस सिम्टम्स की शिकायत करता है वो है चोकिंग्स, हैवी सेंसेशन अपर चेस्ट के अंदर, हार्ट बर्न है, वीकनेस है, स्वेटिंग्स है, क्लेमिंग्स है, नोजिया है, वोमिटिंग्स है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग्स है। इनकी पेशेंट आपको शिकायत करे सकता है। और इसका मैनेजमेंट है
वो मैनेजमेंट है, फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। और मेडिकल मैनेजमेंट क्या है कि ऑक्सीजन थेरेपी दी जानी चाहिए, नाइट्रेट्स नाइट्रोग्लिसरीन देनी चाहिए, बीटा ब्लॉकर्स देना चाहिए, और प्रोपेनॉल्स है, मेटाप्रोपेनॉल्स है, एंड एटिनोलोल्स है, ये सारी की सारी उनको मेडिकेशंस प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसके अलावा नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, वो भी है, जैसे बेड रेस्ट है एंड इमोशनल रेस्ट है, मॉनिटर एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट्स है, प्लेस द पेशेंट एंड कार्डियक मॉनिटर्स है। इसके अलावा अब अपना जो ये था एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, लेकिन उसमें कोई मिस्टेक रह गई थी, जिसकी वजह से मैंने एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज किया है, वो सही से वीडियो चल नहीं रहा था। अब अपन सेकेंड डिजीज़ है वो इसके अंदर कंप्लीट करेंगे, वो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन का अर्थ है रेफर्स टू प्रोसेस बाय विच myocardial tissue or permanently destroyed in the region of the heart are deprived of an adequate supply of bloods because of reduced the coronary blood flow or subsequently necrosis or death of the myocardial tissue occurs। इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब यही है कि जो मायोकार्डियल लेयर्स होती है, मायोकार्डियल जो टिश्यूज होते हैं हार्ट के अंदर, वहाँ पर प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाईज नहीं हो पाती, और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती तो उसकी वजह से क्या होता है, नेक्रोसिस हो सकता है, और जो टिश्यू है, जो वहाँ का टिश्यू है, उस टिश्यू की डेथ हो सकती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो क्या होता है, मेनली अपन कह रहे हैं कि मायोकार्डियल जो लेयर्स है, उसके टिश्यूज है, उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाईज नहीं हो पाती है, और इसकी वजह से ही ऐसा होता है। अगर अब ईटियोलॉजी की बात करें, रिस्क फैक्टर की बात करें, तो उसके अंदर है रिड्यूस ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी, यानी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है ड्यू टू किस वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस है, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड और डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाईज। इन तीनों वजह से हो सकता है, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया हो, या फिर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन की मांग है वो इंक्रीज्ड हो गई हो, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो डिक्रीज्ड हो गई हो, उसकी वजह से शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट है कंप्लीट अकल्सन ऑफ ए आर्टरी बाय एम्बोलिज्म और थ्रोम्बस, और या फिर कंप्लीटली ही कोई एम्बोलिज्म आ गया हो, कोई थ्रोम्बस आ गया हो, उसकी वजह से सप्लाई हो ही नहीं पा रही, या सडन नेरोविंग वेसोस्पाज्म के कारण कोरोनरी आर्टरीज अगर क्या हो गई हो और नेरो हो गई हो तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या एक्यूट ब्लड लॉस, अचानक एनीमिया एक्सीडेंटली हुआ हो और ब्लड लॉस हो गया हो तो उसकी वजह से वहाँ प्रॉपर मात्रा में सप्लाई नहीं पहुँच पा रही, उसके कारण ऐसा हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, अपसेटिंग लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, या सर्जिकल प्रोसीजर्स के कारण एसोसिएटेड विथ एक्यूट ब्लड लॉस, लगातार मान लो कि थोड़े समय के लिए ब्लड लॉस हुआ हो, या थायरोटॉक्सिसिस हो गया हो, इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड्स है, सेकेंडरी टू टेकिकार्डिया है, फीवर है, एजिटेशंस है, हाइपोग्लाइसीमिया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, मायोकार्डियल ट्रोमा है और स्ट्रोक है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये है एटियोलॉजी। और अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। तो फर्स्ट इसके अंदर रिस्क फैक्टर है मॉडिफाइंग फैक्टर्स। मॉडिफाइंग फैक्टर के अंदर है कि हाइपर लिपिडीमिया हो, स्मोकिंग करता हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ मेलाइटस हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, ओबेसिटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, टाइप ए पर्सनालिटी हो सकता है, और लेक ऑफ एस्ट्रोजन्स इन वुमेन्स के कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें नॉन मॉडिफाइंग फैक्टर, इनको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, जैसे किसी के CAD हो, एज है, जेंडर है, रेस है, इनके कारण भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये भी कई। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है उसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहले चेस्ट पेन होता है, करेक्टरिस्टिक्स पेन इज सब एक्सटर्नल इन सीवियर डिफ्यूज इज स्क्रूविंग एंड स्क्वीजिंग मे बी रेडिएट टू आर्म, नेक, शोल्डर्स, बैक, जा इज नॉट relieved by rest, nitroglycerin और लास्ट longer than 30 minutes। अब देखो
जो अपने जो पढ़ा था पीछे, जिसको अपन उस डिजीज़ में और इस डिजीज़ में, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस और जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस है, उसके अंदर मेन डिफरेंस है उसमें 1 से 15 मिनट तक रहता है और नाइट्रोग्लिसरीन देने पर रिलीव हो जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोग्लिसरीन देने से रिलीव पेन नहीं होता। पेशेंट में भी एंजाइटिस और रेस्टलेस, उसके एंजाइटीज़ होती है, रेस्टलेसनेस महसूस करता है। इसके अलावा कूल, क्लेमी और मॉइस्ट स्किन हो जाती है, फेशियल पेलर्स हो जाता है, हार्ट रेट रेस्पिरेटरी में भी फास्टर देन नॉर्मल, जो हार्ट रेट है और रेस्पिरेटरी है वो नॉर्मल से फास्ट हो जाती है। इसके अलावा डिक्रीज्ड कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट, जो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी है हार्ट की वो कम हो जाती है, हार्ट का जो आउटपुट है वो भी कम हो जाता है। डिस्पीनिया हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, एक्सट्रीम फटीग हो सकता है, नोजिया है, वोमिटिंग्स है, एपिगेस्ट्रिक और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, कन्फ्यूजन्स हो सकता है, फेंटिंग्स हो सकता है, ओलिगोयूरिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, मार्क्ड जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो सकता है, फीवर, एलिवेटेड टेम्परेचर अप टू 100.42 या 102 फ़ारेनहाइट हो सकता है, 100 से 102 फ़ारेनहाइट या 104 से 102 फ़ारेनहाइट, 102.2 फ़ारेनहाइट हो सकता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है वो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर। एक बार अपन इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मुख्य कौन से हैं उनके बारे में पुनः चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है, जैसे मान लो चेस्ट पेन है और ये चेस्ट पेन है वो 30 मिनट तक रहता है, लेकिन ये नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव नहीं होता है। पेशेंट है वो एंजाइटिस और रेस्टलेस महसूस करता है। स्किन है वो कूल, क्लेमी और मॉइस्ट हो जाती है। फेस है वो पेलर हो जाता है। हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, ये है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। डिस्पीनिया हो सकता है, पाल्पिटेशन, एक्सट्रीम फटीग्स हो सकता है, नोजिया है, वोमिटिंग्स है, गैस्ट्रिक और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, कन्फ्यूजन्स हो सकता है, ओलिगोयूरिया हो सकता है या फीवर हो सकती है, और हिपेटिक इग्नोरजमेंट या पेरिफेरल एडिमा हो सकता है, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस हो सकता है। अब अगर बात करें कि मैनेजमेंट की, तो फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर है कि ऑक्सीजन थेरेपी है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी 3 लीटर्स बाई नेजल कैनुला के द्वारा। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपीज है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, टिश्यू प्लामिनोजेंस एक्टिवेटर्स है, एनाल्जेसिक्स थेरेपीज है, वेजोडाइलेटर थेरेपीज है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन प्रमोट द वेनस एंड आर्टेरियल रिलैक्सेशन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है, केप्टोप्रिल्स है, एनालप्रिम्स है, प्रमोट द वेजोडाइलेटेशंस, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स एजेंट्स है वो दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं, जैसे हिपेरिन्स है, वारफेरिन्स है, वो दे सकते हैं। इसके अलावा अपन है वो सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की जा सकती है, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, कोरोनरी स्टेंट्स किया जा सकता है, ट्रांसमायोकार्डियल लेजर रिकंसिटेशंस किया जा सकता है। अब अपन एक बार मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करते हैं दोबारा से। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर जो मायोकार्डियल लेयर होती है उसके टिश्यूज होते हैं, उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती और उसकी वजह से वह नेक्रोसिस हो जाता है और डेथ हो जाती है जो मायोकार्डियल टिश्यू होते हैं उनकी। उसके बाद में इसके ईटियोलॉजी की बात की जाए तो रिड्यूस ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर हो सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड हो या फिर डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई हो, थ्रोम्बस हो सकता है, एम्बोलस हो सकता है, एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है
ये सारे के सारे इसके कोजेज रह सकते हैं। रिस्क फैक्टर दो प्रकार के थे, मॉडिफाइंग जिसको चेंज किया जा सकता है, जैसे स्मोकिंग्स है, हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, टाइप ए पर्सनालिटी है, और नॉन मॉडिफाइंग है जैसे एज है, जेंडर है और रेस है, वो है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर यही है कि ये पेन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये पेन है वो एक जगह से दूसरी जगह नेक जा और शोल्डर के अंदर ट्रांसफ़र भी होता है, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन देने पर रिलीव नहीं होता, और मिनट का समय है वो 30 मिनट ही रहता है। इसके अलावा पेशेंट है वो एंजाइटिस और रेस्टलेसनेस महसूस करता है, ओलिगोयूरिया हो जाता है, डिस्पीनिया हो जाता है, पाल्पिटेशंस है, एक्सट्रीम फटीग्स है, डाइफोरेसिस है, कूल एंड क्लेमी स्किन्स है, मोइस्ट स्किन्स है, फेशियल पेलर्स है और फीवर्स है, हिफेटिक इंजोरमेंट्स है। ये सारी की सारी कंडीशंस प्रोड्यूस्ड हो सकती है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो के अंदर करेंगे। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है वीडियोस के अंदर तो मेरे को आप बता देना, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो भी आप मेरे को बता सकते हो कि मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई है। और वीडियो को पूरा देखा करो। आप कभी भी बीच बीच में मान लो देख लिया, या फिर कि वीडियो को मान लो कि शुरू से देख लिया थोड़ा बहुत और उसको बंद कर दिया, तो उस तरह से आपके समझ में नहीं आएंगे। केवल नोट्स नहीं बनाने, आपको वीडियो के द्वारा और जो PDF भेजी जा रही है उसके द्वारा आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है उसको देखो, और उसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आते हैं तो मेरे को बताओ। थैंक यू।